नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में अपन पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 जो आरपीएससी आप लोगों के राजस्थान अध्ययन की किताब चलती थी। आज ये कहना पड़ रहा है कि चलती थी तो विलोपित हो गई है अब, लेकिन चिंता नहीं करें कि ध्यान है कि कच्छो बदले बदलने 10 नहीं रुकया करें। आप बात जो है कह गया आप सुभाष जी सर की है, पर वह हकीकत बात है। तो वही बात है कि टापर मतलब कल मैसेज करता अपने बाद में मैं वीडियो एक शॉर्ट्स वीडियो भी बना दियो, एक डिटेल वीडियो भी बना दियो कि अरे भाई किताबा विलोपित किया नहीं, यानी कि स्कूल में पढ़ानी बंद किए तो बाण स्कूल वाला टापरा नुकसान है कि वो राजस्थान की कला संस्कृति हूँ जो जान सकता हा बा चीज नहीं जान सकी। लेकिन थारे तो भाई एग्जाम में कंपटीशन में यही चीज पूछनी है। और मैं तो कहूँ कि अब वे भाग्यशाली है लोग जिन्हें बाड़े 10वीं 9वीं किताबें पढ़ी है, क्योंकि अब तो धीरे धीरे मिलनी भी बंद हो जाए मार्केट में। बस कटुम पढ़ो थे। मैं एक वीडियो वो बना दियो भी, मैं कहो भी कि मेरे पास अभी भी जो है नवीन हिंदी व्याकरण और रचना की वो किताब पढ़ी है, छोटी वाली, जो बहुत बेहतरीन किताब थी। अब उस किताब को लेने के लिए लोग तरसते, मिलती नहीं है। तो ये तो अब विलुप्त तो हो जाएगी ये किताबें, लेकिन परीक्षा में प्रश्न विलुप्त होने वाले नहीं है। तो अब तो इनकी अहमियत और ज्यादा बढ़ जाएगी कि भाई अब ये यहाँ से सवाल आने वाले कहाँ से पढ़े। पहले तो स्कूलों में किताबें मिल जाती थी, किसी बच्चे से लेकर पढ़ लेते थे, या मार्केट में भी चलती रहती पढ़ लेते थे। अब क्या करें जबकि सवाल तो यूं के यूं बनने आपके। तो भाई साहब चिंता मत करो, मैं पूर्व कराऊं, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। मैं डटा रहूंगा और मैं पढ़ाता रहूंगा। 9वीं 10वीं भी पढ़ाऊंगा, 6ठी से 8वीं भी पढ़ाऊंगा। आरपीएससी का वादा किया है तो पूरी पढ़ाएंगे, यहाँ नहीं है अपा विचलित वहां कौन क्या गुरु जी किताब बंद होगी पढ़ाना मतलब आप पढ़ाओ बैच के नहीं पढ़ाओ, ये पढ़ाएंगे और इसमें से सवाल बनेंगे। हर एग्जाम हर कंपटीशन एग्जाम में इसमें से आप लोगों को सवाल देखने को मिलेंगे, चिंता ही मत करो। मैं कल भी थान कहो कि बा किताब भले साइड में रख दो, ये नोट्स मेकिंग पैटर्न में ही अपन चाला और यही आप लोगों के लिए आधार बनेगा। कोई भी चीज छोड़ने वाला नहीं है। और अपन की समस्या है ना, अगर अपन लागे कि अपन समस्या आ रही है और इनके ध्यान नहीं पड़ रही हो इतिहास रिलेटेड, तो अब तो और भी सुविधा होगी। अपन मान सिंह जी जन्म ले लियो है, थान ध्यान है तो पुनर्जन्म हुआ है, तो अपन मान सिंह जी रट बूझ कराने भी चल सका कि मान सिंह जी बताओ थोड़ी मार समस्या आ रही है कि इनके है इतिहास में आरबीएससी किताबें भी विलुप्त हो चुकी है और हमें इतिहास में मार समस्या आ रही, तो कहीं बता दो कि इतिहास में और क्या जानकारी जान सका। तो अपन मान सिंह जी चाल सारा का सारा ठीक है, तो बूझ भी करा था तो मान सिंह जी बता दी अपन के मतलब देखो बच्चों का बचपन किस तरीके से छीना जा रहा है। मुझे तो भाई जो लगता है स्पष्ट मैं कह देता हूँ, ये बच्चों का बचपन ही तो छीना जा रहा है। बेटा टाबर जो किताब हम लिखी वाली बात बता दी और वायरल करने वाला वायरल करने में ढुका है। क्या जमाना आ गया भाई साहब। आने वाले समय में क्या हो गया भाई, कलयुग आने वाला है। मान सिंह जी गए टाबर हम तो दम जा रहे। अरे टाबर ने कौन उपचारी हो रहा, मान सिंह जी ऊपर बैठा बैठा गए, अरे हम थम जाओ रे, थे इतिहास बदल रहो के। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। इसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं, आप सभ्यताएं पढ़ेंगे। आज कालीबंगा आहड़ गिलुंड आप लोगों के रिवीजन होने वाला है, बहुत शानदार भाई साहब। एक एक शब्द एक एक लाइन इस क्लास की जो चलेगी आरबीएससी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, ये क्लासेस आप लोगों के लिए सदाबहार है। रेगुलर रहना, नियमित रहना। लोग दिग्भ्रमित करेंगे भड़काएंगे, अपन को भड़कना नहीं, अपन को पढ़ना है। ठीक है टाबरो, करा शुरू। ओके, रणभूमि विजय बैच में आप सभी का स्वागत है। देखो भाई सबू पहली पहल, अब ये पहला अध्याय है ना कक्षा 10 का, ये बहुत लंबा चलने वाला है क्योंकि आधी किताब इसी ने घेर रखी है। तो देखो कल अपन ने जो पढ़ा उसके आगे कल पाषाण काल पढ़ा, उसके आगे आज धातु काल पढ़ना है। आज क्या पढ़ना है अपने को, धातु काल। धातु का मतलब यानी कि जैसे तांबा मिलने लगा, कांस्य युगीन सभ्यता हो गई, फिर लोह युगीन सभ्यता आई। तो अब ये जो है इस तरीके से प्रश्न बनेंगे और कैसे बने मैं बताता हूं। देखिए देखो ताम्रकाल, कॉपर एज जिसे कहते हैं, राजस्थान के विभिन्न स्थानों से ताम्र पाषाणकालीन सभ्यताओं के अवशेष मिले। ये आप जानते हैं। तो ये क्या है, सिर्फ नोट्स में अच्छे लगता है लाइन, लेकिन इसको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो उस समय के सांस्कृतिक विकास को दर्शाते हैं। अब देखो प्रमुख स्थल ये सारे के सारे आपके 10वीं की किताब में दे रखे हैं, जो आप लोगों को मैच करना है। ठीक है, जो आप लोगों को मैच करना है। देखो गणेश्वर सभ्यता कहाँ है, सीकर। सीकर में भी यदि बात करें किस जगह, तो नीम का थाना के अंदर है। कहाँ है, नीम का थाना में। और ये गणेश्वर जो है कांतली नदी के किनारे है। नदी कौन सी है, कांतली नदी के किनारे। अब देखो पहले बीच में नीम का थाना अलग जिला बना था, फिर बाद में उसको भी लोप करके वापस शामिल कर दिया था, तो पीछे सीकर बचा। कालीबंगा कहाँ है भाई साहब, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काले रंग की चूड़ियां हनुमानगढ़ के अंदर। गिलुंड सभ्यता कहाँ पड़ती है, राजसमंद में। आहड़ और झाड़ोल सभ्यता कहाँ है, उदयपुर में। पिंड पांडलिया ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और पुराड़ा कहाँ है, नागौर में। भाई साहब पुराड़ा सभ्यता कटे है नागौर। पुराड़ा पूछियो है, पुराड़ा नहीं पूछियो, पुराड़ा मारसो में पूरे पड़े पड़े।
साबड़िया और पुंगल कहाँ पड़ती है? बीकानेर के अंदर। नंदलालपुरा, किराडोत और चितवाड़ी ये जयपुर में है। एलाना जालोर, बूढ़ा पुष्कर अजमेर और कोल माहौली सवाई माधोपुर और मल्ला कहाँ है? भरतपुर के अंदर। अब इसमें क्या है? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये सारे स्थान आप लोगों को याद है ऑलरेडी, ये तो ऑलरेडी याद है। था नींद में उठा पूछ दूं मैं कि बता कालीगंगा कटा टाबर, तो थे बता दो क्या हनुमानगढ़ गुरुजी। आहड़ कटे बता जल्दी फटाफट बता, तो थे तुरंत कह दो कि आहड़ गुरुजी उदयपुर के माए। तो ये चीजें तो आपको रटने की आवश्यकता भाई साहब है ही नहीं, ठीक है। यहां से तो सीधी सीधी आप लोगों के दिमाग में चली आती है ये चीजें, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, अपन चीजों को समझते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। देखिए फिर आता है ताम्रकाल के बाद में क्या ध्यान रखना है? लोह काल, आयरन एज। ताम्र और कांस्य काल के बाद लोहे के प्रयोग ने कृषि उपकरणों और हथियारों की गुणवत्ता में क्रांतिकारी बदलाव किए। ये आप लोगों को लैंग्वेज बना के एग्जामिनर सवाल दे सकता है कि बताइए कृषि उपकरणों का तेजी से मतलब विकास कहां से हुआ? तो फिर ध्यान रखना लोह काल के अंदर हुआ है, ठीक है। खेतीबाड़ी के उपकरण लोह काल से बढ़ने लगे हैं। फिर देखो, पंखो बंद करना क्या हम, ओके। फिर देखो नो सभ्यता। अब नो कैसी सभ्यता है? लोह युगीन सभ्यता है। तो एक प्रश्न तो सीधा बनता है, ये जो अभी अपन ने पढ़ी थी लास्ट स्लाइड पे वो ताम्र युगीन थी, और अब अपन को ध्यान रखना है कि ये लोह युगीन है, तो यहां से प्रश्न सीधे सीधे बनते हैं, ठीक है। लोह युगीन सभ्यता है, यहां से प्राप्त अवशेष भारत में लोह युग के आरंभ की सीमा रेखा है। अब ऐसे का ऐसे आरंभ की सीमा रेखा है, ये निर्धारित करते हैं। इस लाइन से ऐसे का ऐसे प्रश्न बन चुका है, ऐसे का ऐसे प्रश्न बन चुका है कि कौन सा काल जो है, कौन सी सभ्यता है जो इसके आरंभ की सीमा रेखा को दर्शाता है। लोह युगीन के आरंभ की सीमा रेखा को दर्शाता है, तो नोह सभ्यता। नोह सभ्यता से यक्ष की मूर्ति भी प्राप्त हुई है, ये भी ध्यान रखना। जोधपुरा सभ्यता, अब देखो मैंने कहा था आप लोगों को कि यहाँ पे आप लोगों को कुछ चेंज करते हुए भी चलना पड़ेगा, कि वो अपडेट अपन करेंगे। जोधपुरा अब जयपुर में नहीं आके कहाँ आ जाती है? कोटपुतली बहरोड के अंदर आती है। कहाँ आती है? कोटपुतली बहरोड के अंदर आ जाती है। तो ये थोड़ा सा अपन साथ साथ में अपडेट करते हुए चलेंगे। अब मैं यहाँ पहले से लिख सकता था, लेकिन मैं आपको हाथों हाथ अपडेट करवाना चाहता हूं, इसलिए अपन इस तरीके से बढ़ेंगे। सुनारी कहाँ पड़ती है? झुंझुनू। ये दोनों सभ्यताएं भी कैसी है? आपके लोह युगीन है। स्पेशली ध्यान क्या रखना है, यहाँ जहां मैं बताऊं उसको ध्यान से सुनते जाना। जहां बता रहा हूं कि स्पेशली ध्यान क्या रखना है कि ये लोह युगीन सभ्यताएं हैं, ठीक है टाबर। यहां से लोहे के गलाने की भट्टियां मिली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और अस्त्र शस्त्र बनाने के कारखानों के अवशेष मिले हैं। जोधपुरा और सुनारी सभ्यता दोनों इंपॉर्टेंट है। तो यहां से क्या मिले? लोहा गलाने की भट्टियां मिली है, और उसी से क्या बनाते हैं? अस्त्र शस्त्र बनाने के कारखाने भी है। फिर आती है रेड टोंक, ठीक है। इसे क्या, यहाँ पे सिक्के बहुत सारे मिले प्राचीन, तो इसे टाटा नगर कहा जाता था। मालव जनपद के अंदर आता था। ये किसके अंदर आता था? ये रेड टोंक जो है वो किसके अंदर, ध्यान रखना है, मालव जनपद के अंदर आता था। मालव जनपद, जनपद भी इसी बुक के अंदर दे रखा है, वो भी पढ़ेंगे अपन। तो लोहे की प्रचुरता के कारण इसे प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता था भाई साहब। क्या ध्यान रखियो कि प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर इसे कहा जाता था, मालव जनपद के अंतर्गत आता था, ठीक है। फिर देखो स्लेटी रंग की चित्रित मधभांड संस्कृति, ये क्या है? अब ये लोह युगीन आ गई। फिर आती है स्लेटी रंग की, यानी कि पेंटेड ग्रे। क्या ध्यान रखोगे? पेंटेड ग्रे संस्कृति जो है वो लोह काल के बाद राजस्थान में पेंटेड ग्रे वेयर संस्कृति का उदय हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आया कि नहीं आया? अब रेगुलर अपन जैसे क्लासें किसी सिलेबस के अनुसार किसी वैकेंसी की पढ़ते हैं, तब अपन ये ध्यान नहीं देते कि कौन से एज के बाद में कौन सा आ रहा है। पेंटेड ग्रे कब आया? अब कालानुक्रम वाले भाई साहब सवाल आने वाले हैं। तो जितना भी टाबर आरबीएससी की क्लास पढ़ रही हो नहीं क्या? हाँ, विलोपित ओडी किताब भी मैं पढ़ा थे, कह जो कि मैं पढ़ा विलोपित ओडी, क्योंकि आखिर में सवाल तो ए बनी न काका जी, सवाल तो ए बनी ना। तो देखो यहाँ पे अब ये क्रम पूछेंगे कि किसके बाद कौन सा आया, तो रेगुलर में अपन इस पे ध्यान ही नहीं दे पाते। यहाँ पे ये चीज क्लियर हो रही है। तो क्या ध्यान रखेंगे? लोहे के बाद, लोह काल के बाद में पेंटेड ग्रे वेयर संस्कृति का उदय हुआ। लगभग 600 ईसा पूर्व की ये बात है। प्रमुख स्थल इसके कौन कौन से? विराटनगर, यानी कि जिसे आप क्या कहते हैं? बैराट कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? बैराट कहते हैं। और इसी के अंदर ये पेंटेड ग्रे के अंदर ही लोह युगीन सभ्यता वाले स्थल देखने को मिलेंगे। यानी कि ये जोधपुरा जो कहाँ है? कोटपुतली बहरोड, सुनारी और नो, ये यानी कि इसमें आप क्या ध्यान रखोगे कि लोहकालीन जो सभ्यता स्थल है, लोहकालीन जो सभ्यता स्थल है वही आप लोगों के किस में आएंगे? पेंटेड ग्रे में आएंगे, है ना? पेंटेड ग्रे में आएंगे। यानी कि इसे हिंदी में क्या कहा जाएगा?
इसे हिंदी में कहा जाएगा चित्रित धूसर मृद भांड। चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृति। अब मैं आपका ध्यान ले जाऊं एक जगह कि याद करो वो सवाल कि जब चित्रित धूसर मृद भांड पूछा गया था तो चारों तरफ स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा था कि अरे ये सवाल कहां से आया, ये सवाल कहां से आया, ये तो पता ही नहीं चल रहा। ये ले पेंटेड ग्रे यहीं से आया है, चित्रित धूसर मृदबाण संस्कृति। अब देख लो ये स्थल दे रखे, बैराट, जोधपुरा, सुनारी और नो। तो यही है भाई। अब जब मैं मूल किताबें पढ़ाने पे आया हूं तो मैं आप लोगों को मूल किताबें सिर्फ ये देना नहीं, मेरा पूरा आप लोगों को एग्जाम के अनुसार तैयार करना है। वो जीजीडी आर्मी तैयार करना है मेरा मकसद, कि आप लोग एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आपके कानों में आवाज गूंजेगी और भाई साहब पेपर आप लोगों को 40% तो क्या आप लोग मतलब मेरिट में आने वाले हो, उसके हिसाब से अपन चलेंगे। लेकिन बशर्ते आप लोगों को भी जीवित रहना पड़ेगा। जीवित का मतलब है नियमित, क्योंकि मेरे नजरों में वह व्यक्ति जीवित ही नहीं है जो अपने आप को नियमित नहीं रख सकता किसी के प्रति। तो भाई साहब जीवित रहना पड़ेगा। यदि जीवित रहते हो तो सिलेक्शन करवाने की गारंटी मेरे अनुसार तैयारी करो, सिलेक्शन आप लोगों का इंतजार कर रहा है। ठीक है। महत्व देखिए, इस काल के साथ ही राजस्थान के इतिहास का ऐतिहासिक युग आरंभ होता है। ऐतिहासिक युग का मतलब है जहां इतिहास के लिखित प्रमाण मिलते हैं और पढ़े भी गए हैं। ठीक है। काल ही पढ़ियो अपा वर्गीकरण पढ़ियो ना, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। याद आयो कि नहीं कि टाबरों? एक टाबर के तो गुरुजी थे है ना, एक एक शब्द लिखो और करो। तो भाई साहब जाने मैं एक एक शब्द अगर लिखकर आरबीएससी करूं 5 वर्षीय योजना हो जी, और ये तो बच्चे समझ में नहीं आए। समय है स्मार्ट स्टडी का, वही ढर्रे पर चलने से मतलब नहीं है। स्मार्ट बोर्ड किस लिए लिया है? उसी पे चलना होता तो फिर अपन वो वाले बोर्ड पे ही चलाते। स्मार्ट बोर्ड का मतलब है कि समय को बचाओ और स्मार्ट स्टडी करो, ताकि वो बचे हुए समय को रिवीजन किया जाए, प्रैक्टिस किया जाए और उसके अनुसार झंडे गाड़े जाए। भाई साहब है परंपरागत तरीके, उसी को पकड़ के चलेंगे तो भाई साहब सिलेक्शन लेने में 5-7 साल लग जाएंगे, 5 वर्षीय योजना लागू होगी। इसलिए मैं आप लोगों के अनुसार जो बेस्ट है पैटर्न उसी को लेकर चल रहा हूं। इसमें समझाना बहुत अच्छा होता है और याद हो जाता है। और अरे नोट्स मेकिंग पैटर्न, नोट्स बनाने मिले पूरा यूं बस ले स्क्रीनशॉट। जो चीज आधे घंटे में हो सकती है उसके लिए 2 घंटे क्यों खराब करने हो? बचा हुआ 1.5 घंटा आप लोगों के रिवीजन और अभ्यास में काम आएगा, तभी तो आप लोग कंपटीशन क्रैक करके आगे जा पाओगे। तो भाई डरे मत चलना चाहो जो टाबर तो भाई मन लगे तय पेड क्लास थान की ज्वाइन कर लेनी चाहिए। मैं बेटा थारे अनुसार यूं चाल। देखो कालीबंगा सभ्यता। ठीक है। अब कालीबंगा सभ्यता का परिचय करवाने से पहले मैं आप लोगों को गिनती याद करवाऊंगा। लो लिखो टावरों गिनती, ये मैं हमेशा लिखवाता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8। जो नए बच्चे जुड़ेंगे, अरे यार गुरुजी तो बीच में मतलब के गिनती लिखने लगा। तो कालीबंगा के अंदर ध्यान रखना है क्या बात हो रही है। कालीबंगा के अंदर आप लोगों को गिनती याद है 8 तक की, तो आपकी याद है। 1 का मतलब है एक पल्ली का दरवाजा यहां से मिला है, एक पल्ली का दरवाजा। अब ये चीजें जो नहीं भी दे रखी ना आरबीएससी में, वो भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा। 2 का मतलब है भैया 2 अनाज मिले हैं यहाँ से, 2 अनाज मिले। संभवतः वे कौन से हो सकते हैं? गेहूं और बताओ पढ़ाया हुआ है जौ हो सकते हैं। 3 का मतलब क्या है कि इसे तीसरी राजधानी कहा है। इसे क्या कहा है? तीसरी राजधानी कहा है। अच्छा किसकी तीसरी राजधानी रहे? तो हड़प्पा सभ्यता की। किसकी? हड़प्पा सभ्यता की कहा है। किसने कहा है? दशरथ शर्मा ने कहा है। 4 का मतलब क्या है बताइए? 4 पशुओं के क्या मिले? 4 पशुओं के प्रमाण, यहां से पशुओं की मूर्तियां मिली है। क्या मिली है? 4 पशुओं की मूर्तियां मिली है। 5 का मतलब क्या है? 5 स्तर की खुदाई के, 5 स्तर की खुदाई के अवशेष मिले हैं, खुदाई के अवशेष मिले हैं। 6 का मतलब क्या है? 6 का मतलब है यहां से 6 छेद मिले हैं। किसमें? खोपड़ी में। किसकी? एग्जाम की खोपड़ी में। अरे टाबर की खोपड़ी में मिला है। हाइड्रोस्पोलिस यानी कि शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं यहां से। 7 का मतलब है कि 7 आयताकार हवन कुंड मिले हैं। 7 आयताकार हवन कुंड यहां से मिले हैं। और ऐसे का ऐसे सवाल आया था कि यहाँ पे हवन कुंड से रिलेटेड सवाल आया और उसमें ये पूछा कि भाई हवन कुंड का आकार से रिलेटेड वही गलत छांटना था। इतना लंबा चौड़ा सवाल, और ये आयताकार हवन कुंड में हमेशा करवाता हूँ। 8 का मतलब है कि 8वें नंबर पे आता है एच। रीजनिंग में देख लेना। और एच से क्या ध्यान रखोगे कि ये हनुमानगढ़ के अंदर है। ले होगी टाबरो काम।
कालीबंगा सभ्यता याद, बिल्कुल पूरी तरीके से। तो ये तो है एक्स्ट्रा चीज, कालीबंगा को याद करने का तरीका है, इसमें से सवाल पूछता है एग्जामिनर। अब देखो चलते हैं अपन आरबीएससी पे, ठीक है, आरबीएससी पे चलते हैं। तो सामान्य परिचय में ध्यान रखना, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। प्राचीन द्रस्तवती यानी कि सरस्वती नदी जिसे कहते थे उसके किनारे, यानी वर्तमान कौन सी है ये, घग्गर नदी। हनुमानगढ़ से कौन सी बहती है, घग्गर नदी बहती है, तो वहां पे है ये। अब ये सभ्यता जो है 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन है। ये ऐसे का ऐसे लाइन दे रखी है सारी की सारी आरबीएससी की किताब में, जो मैं आपको नोट्स मेकिंग पैटर्न पे करवा रहा हूं। मैं इसके स्पेशली नोट्स बना के फिर आप लोगों को दे रहा हूं कि जो बोरिंग चीज है वो भी इंटरेस्टिंग बने, ठीक। तो ये 6000 वर्ष से अधिक प्राचीन है, याद रखें। नामकरण देखो, यहाँ खुदाई के दौरान क्या मिला, काले रंग की चूड़ियां मिली, काली चूड़ियां मिली, इस कारण नाम हो गया कालीबंगा। तो पंजाबी में बंगा को क्या कहते हैं, इसका अर्थ होता है चूड़ी। तो यहाँ काले रंग की, और कालीबंगा जो शब्द है पंजाबी नहीं आए अगर तो ध्यान रखना कि सिंधी भाषा, पंजाबी आ जाए तो ठीक, नहीं तो सिंधी भाषा का शब्द है। अब देखो अमल कैसा होता है, अमल, अमल देखिए कहते हैं अमल व कालो, तो हिंगो मतलब है कि कालीबंगा यानी काला, अमल होता है काला। तो अमलानंद घोष, सभ्यता की खोज किसने की, 1952 में अमलानंद घोष ने की। उत्खनन इसका देखो 1961-62 के अंदर इसमें किया है ब्रजवासी लाल, बीबी लाल का मतलब है ब्रजवासी लाल, ठीक है, और बीके थापर ने किया है, ठीक है, ब्रजवासी लाल और बीके थापर। और पूछ ले तो ध्यान रखियो एमडी खरे। देखो मैंने कहा कि अधूरापन है, आरबीएससी की किताबों में अधूरापन है, लेकिन अपन पढ़ रहे हैं तो भैया पूरा करेंगे अपन, है ना, पूरा करेंगे। तो एमडी खरे भी ध्यान में रखें। और जो स्तर में खुदाई के स्तर मिले हैं तो 5 स्तर के खुदाई के यहाँ पे अवशेष मिले हैं टावरों, ठीक है, समझ में आएगी बात, समझ में आई। इसके अलावा यहाँ से क्या मिला है, चिरायु कब्रें मिली है, चिरायु कब्रें मिली है, यानी कि चिरायु कब्रें कैसी होती है, अंडाकार होती है, कैसी होती है, अंडाकार होती है चिरायु कब्रें। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसी चीजें मैं बता रहा हूँ, ये सभ्यता कैसी है, ये कांस्य युगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है। राजा दशरथ के कितनी पत्नियां थी, राजा दशरथ के 3 पत्नियां थी। तो ध्यान रखना कि दशरथ शर्मा जी जो है नी, दशरथ शर्मा जी ने इसे क्या कहा है, इसे कहा है हड़प्पा की तीसरी राजधानी। क्या कहा है, हड़प्पा की तीसरी राजधानी कहा है, तीसरी राजधानी कहा है टाबर। ध्यान रखियो, ले स्क्रीनशॉट। चलो भाई आगे बढ़ा। ओके, देखिए अब सभ्यता का वर्गीकरण उत्खनन के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा है। एक तो है प्राक हड़प्पा स्थल और दूसरा है हड़प्पा सभ्यता। तो यूं पूछ ले कि प्राक हड़प्पा स्थल है, उसके अंदर कौन से स्तर की खुदाई है, तो प्रथम 2 स्तर जो है ना उससे हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है, जिसे कहा गया प्राक हड़प्पा। अगर स्तरों का वर्गीकरण भी पूछे तो भी अपने सवाल से ही करना है, प्राक हड़प्पा स्थल कौन से है, तो क्या ध्यान रखना है अपने को, प्रारंभ के 2 जो स्तर की खुदाई हुई है वो, और उसके बाद में तीसरा, चौथा और 5वें स्तर की खुदाई है, उससे हड़प्पा की समकालीन अवशेष मिले हैं, यानी कि वो हड़प्पा के समकालीन है। ठीक, आगे बात समझ। नगर नियोजन और स्थापत्य इसकी विशेषता थी, इसीलिए तो हड़प्पा सभ्यताओं की क्या विशेषता, नगरीकृत और बहुत बेहतरीन तरीके से बसा हुआ, यानी कि यहाँ शहरी सभ्यता थी, ये ग्रामीण नहीं थी। अभी आहड़ चलेंगे तो आहड़ में ग्रामीण थी, ठीक है। तो क्या ध्यान रखोगे, ये एक सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था। मकान बनाने की मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर उपयोग में लिया जाता था। अच्छा, छतें लकड़ी की होती थी, छतें जो है वो लकड़ी की होती थी, ये भी ध्यान रखना। नालियां लकड़ी की, छत कैसी होती थी, छत लकड़ी की होती थी भैया, ठीक है। ओके, भूकंप के प्रमाण भी मिले यहाँ से। जल निकासी की बहुत बेहतरीन व्यवस्था होती थी, जल निकासी की यहाँ भी बेहतरीन, और जल निकासी के लिए जो है चक्रकूप मिले वो आहड़ से मिले, आहड़ से चक्रकूप मिले। तो देखो यहाँ से लकड़ी की नाली के साक्ष्य मिले, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लकड़ी की नाली। प्रमुख साक्ष्य और अवशेष में जूते हुए खेत, बहुत इंपॉर्टेंट है, जूते हुए खेत के साक्ष्य। एक ही खेत से 2 फसल उगाने के संकेत मिले। कौन सी पूछते हैं इसमें, कौन सी, गेहूं और जौ, गेहूं और जौ, ये ध्यान रखना। और देखो मृद भांड, मिट्टी के बर्तन, लाल रंग के बर्तन जिन पर काली सफेद रेखाएं हैं, बर्तन पतले और हल्के हैं। जब बात आवे कि गुरुजी कंसेप्ट पढ़ा मैं तो कंसेप्ट ए है, कंसेप्ट आई चीज है, कंसेप्ट इन्हें पढ़नो है, कंसेप्ट पढ़नो है। तो यानी लाल रंग के बर्तन जिन पर काली और सफेद रेखाएं हैं, ये बर्तन पतले और हल्के हैं, ऐसे कैसे दे दिया जाएगा, ऐसे का ऐसे सवाल लाइन में दे दिया जाएगा। फिर देखो चिकित्सा, एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी से 6 छेद मिले जिसे मस्तिष्क शोध कहा जाता है।
यानी हाइड्रोस्पोलिस बीमारी के संकेत मिलते हैं वो यहाँ से। और ये मस्तिष्क शोध के नाम से ऐसे का ऐसे प्रश्न बना, देख लो लास्ट रीट का एग्जाम उठाकर देख लो, पूरा प्रश्न आरबीएससी की किताबों से बना है। और थे कहो कि गुरुजी विलोपित होगी, मैं पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अरे टाबर स्व विवेक को काम लेना नो चीजें कदी 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 पूछने की जरूरत नहीं है चीजा, ऐ तो पढ़नी ही है। और अब तो मैं समझता हूँ भाग्यशाली ही पढ़ पाएगा, क्यों जिंगे कर्म बोधा है ना, मैं तो पढ़ भी कौन सा कहला, क्योंकि उन्होंने तो ढिलाई बरती कि हम तो आराम से पढ़ेंगे, आरबीएससी की किताबों की अभी क्या जरूरत है, बाद में ले लेंगे, ये वो अभी विलुप्त होने वाली है, मार्केट से विलुप्त होने वाली है, बस बाद में फापा मारना पड़े, अंदर अंदर खोजना पड़े, अरे यार किन मिल जाए है, किन पाटे मिल जाए ठीक रहे यार। और हम कोई देवला भी नहीं, इन तो मानसिंह जी खजाने जो छुपान राखी कि अब कौन दे वहां, अब मिले कौन भाई अड़ी चीजा। अन्य वस्तुएं देखो, खिलौना बैलगाड़ी, हवन कुंड, बेलनाकार मोहरे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बेलनाकार मोहरे मिली है। अंत्येष्टि, यहाँ पे देखो, यहाँ मिले कब्रिस्तान से निवासियों के समाधान पद्धतियों की जानकारी मिलती है, यानी कि यहाँ पे है ना, ये ध्यान रखना, युगल समाधान मिले, यहाँ से युगल समाधान के प्रमाण मिले, यानी कि जोड़े के साथ में समाधान दफनाए हुए मिले हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये फोटो आरबीसी की किताब में नहीं दे रखा, ये मैंने इंटरनेट से उठाया है, ठीक, लेकिन ये है कालीबंगा का ही, ये है कालीबंगा का, ले स्क्रीनशॉट। ठीक है ठाकुर, आगे बढ़ना। देखिए अब आते हैं अपन आहड़ सभ्यता। देखो 4-5 सभ्यता ही मोस्ट इंपोर्टेंट है भारत के, नहीं राजस्थान के अंदर, ठीक है। कालीबंगा, आहड़, बैराट, गणेश्वर, बालाथल, ये कुछ ही की है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, जहां से सवाल बहुत पूछते हैं, ठीक है। और चित्र भी थारे आरबीएससी में कौन दियोड़ो पर क्लास आटो लाग रही तो किन तो फायदो मतलब ज्यादा होना चाहिए, एक्स्ट्रा एफर्ट होना चाहिए, जदी तो टाबर जुड़ी उड़ा रहे बस क्या कि गुरुजी वाह क्या मजा कर दिया आपने, आपने तो वास्तव में समा मान दिया, लीला लहर हो जाएगी, तो माने भी राजी होने को मौका मिले, अरे यार अपा भी की बढ़िया करियो टाबर तारीफ करे। देखिए आहड़ सभ्यता, उदयपुर शहर के पास आहड़ यानी कि आयड़ नदी है भाई साहब, इसके किनारे जो सभ्यता बसी हुई है वही बेडच पहले कहलाती, फिर आहड़ कहलाती है, तो वो वाली नदी है, इसी के जो है आपको ध्यान रखना है कि ये सभ्यता इसके किनारे। प्राचीनता देखिए, अभी कालीबंगा में क्या पड़ा, 6000 वर्ष पुरानी, और ये लगभग 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता है, लेकिन है कैसी, ताम्र युगीन है कैसी, ताम्रकालीन है, ये ताम्रकालीन सभ्यता है, ठीक। अब देखो ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी जो है वो गणेश्वर कहलाती है, लेकिन ताम्रकालीन सभ्यता जो है ताम्रवती नगरी के नाम से आहड़ को जाना जाता है, ये ध्यान रखना। स्थानीय नाम इसे धूलकोट के नाम से जाना जाता है, इसे क्या कहा जाता है, मिट्टी का टीला, धूलकोट के नाम से जाना जाता है। ताम्रवती नगरी कहा गया, इसे क्या कहा गया, इसे ताम्रवती नगरी के नाम से जाना गया है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। खोज देखिए किसने की है, 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की है, किसने की है, अक्षय कीर्ति व्यास ने की है। और उत्खनन का कार्य किया है रतन चंद्र अग्रवाल और एचडी सांकलिया, 1956 के अंदर इन्होंने जो है उत्खनन का कार्य किया है, वो है रतन चंद्र अग्रवाल और एचडी सांकलिया है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, आरसी अग्रवाल और एचडी सांकलिया है। तो ये 1956 के आसपास जो है आरसी अग्रवाल ने इसका उत्खनन किया और एचडी सांकलिया ने उनकी भी बात 1961 के आसपास किया है, ठीक है, ये ध्यान रखो, बेसिक जानकारी है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, फिर देखो रहन सहन और संस्कृति, ये जो है मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों को प्रयोग करते थे, और इसके अंदर क्या ध्यान रखोगे, ये ग्रामीण संस्कृति है, ये कैसी संस्कृति है, ग्रामीण संस्कृति है भाई साहब, ग्रामीण संस्कृति है, ये ध्यान रखना। धार्मिक विश्वास देखो, ये लोग मृतकों को गहनों आभूषणों के साथ दफनाते थे, जो मृत्यु के बाद भी जीवन अवधारणा में उनके विश्वास को दर्शाता है, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हल्के में मत लेना, ये चीजें ऐसे की ऐसे पूछी जाएगी। फिर सभ्यताओं के अलग अलग नाम देंगे, फिर अपन कंफ्यूज होंगे, अरे अब क्या करा, इनको क्या उत्तर हो सके यार, ठीक ढंगू पढ़ लिया होता तो ठीक रहता, तो एडे नौबत अणिली दड़ी, मौका बार बार नहीं मिलेला पाछा, ठीक है। चलिए मृत भांड बर्तन देखिए, यहाँ लाल काले मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं, इसलिए इसे लाल काले मृत भांड वाली सभ्यता कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट आ गया, मोस्ट इंपोर्टेंट आ गया। अब देखो चित्रित दूसर अपन ने पढ़ा, वो अपने बैराट नोह वगैरह वो सारी है ना लोहकालीन, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है काले लाल मृत भांड है भाई साहब, ये काले लाल मृत भांड वाली सभ्यता ही कहलाती है। अच्छा, जल की निकासी के लिए चक्रकूप ध्यान में रखना, यहाँ पे क्या ध्यान रखोगे, जल निकासी के लिए यहाँ पे
चक्रकूप थे, चक्रकूप थे, कुएं बने हुए थे गोल, ठीक है। अर्थव्यवस्था, ताम्र नगरी, तांबे के औजारों और उपकरणों पे अत्यधिक प्रयोग के कारण इसका दूसरा नाम क्या था, ताम्रवती नगरी। अर्थव्यवस्था और उद्योग में क्या ध्यान रखोगे, ये पशुपालन और कृषि पर आधारित थी। यहाँ पे क्या था, ये पशुपालन, ये पशुपालन और कृषि, यानी कि कैसी हो गई, एक तरीके से मिश्रित कृषि हो गई है, ये अर्थव्यवस्था का इसका आधार था, ठीक है। रंगाई छपाई, उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से या रंगाई छपाई के व्यवसाय को उन्नत प्रमाण मिले हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, रंगाई छपाई के। और बाहरी ईरानी जो है वो बर्तनों के हत्थे और वो मिले हैं यहाँ से, यानी कि बाहरी जो है प्रभाव देखने को मिलता है। साथ ही साथ अनाज के कोठे, क्या ध्यान रखोगे, अनाज के कोठे या गोरे, इनको कहा गया कोठे या गोरे मिले हैं आहड़ से, ये भी ध्यान रखना है आपको। ले बेटा जी स्क्रीनशॉट ले। और बनासियन बुल तो ध्यान रखना ही रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी पढ़ते हैं और, ठीक है। चलिए यहीं पे एक और लिख लेना, बनासियन बुल, क्या ध्यान रखोगे, बनासियन बुल, इसकी जो है मूर्ति मिली है, ठीक है। चलो इनके अलावा देखो गिलुंड सभ्यता, इसके अलावा क्या ध्यान रखना है, गिलुंड सभ्यता ध्यान रखनी है, राजस्थान के राजसमंद में है और ये बनास नदी के तट पर विकसित हुई है, ये बनास नदी के तट पर विकसित हुई है। पर एक भी शब्द आरबीएससी का नहीं छोड़ रहे, बल्कि मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है। और अन्य नाम में इसे बनास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, किसी को, गिलुंड को, ठीक है। और आहड़ संस्कृति से जुड़ी हुई है। इसका समय पूछे तो ध्यान रखना 1900 से 1700 ईसा पूर्व निर्धारित किया। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कालीबंगा से प्रश्न बन चुका है, आहड़ से प्रश्न बन चुका है, अब गिलुंड से बनेगा, तो उसमें क्या ध्यान रखोगे, 1900 से 1700 ईसा पूर्व निर्धारित किया। उत्खनन देखिए, प्रथम चरण में आपको ध्यान रखना 1957-58 में बीबी लाल के निर्देशन में, और दूसरा चरण 1998-2003 डॉक्टर वी.एस. सिंधे पुणे, प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के निर्देशन में। अब यहां से प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि अब कालीबंगा आहड़ से तो बहुत बना है, लेकिन अब यहां से पूछ लिया, मान लीजिए सिर्फ ये प्रश्न ध्यान में रखो कि प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल का संबंध किससे रहा, तो अपने को ध्यान रखना है जी से जीजीडी, जी से ग्रेगरी, जी से गिलुंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा याद। अब देखो प्रमुख साक्ष्य यहां से मृदबान मिट्टी के बर्तन, कैसे 5 प्रकार के बर्तन मिले, सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल व काले चित्रित। लाल व काले चित्रित एक है, ठीक है, और ये 1 2 3 4 और ये पूरा एक है, तो ये इतने। अब ये की ये लाइन इमेजिन करो, आ गया प्रश्न, अपन ने ध्यान ही नहीं दिया था तो फोटो कराना था, बच गया था। पेपर घना भारी बना है गुरु जी, पेपर तो भाई साहब हमें सिलेक्शन देने वाला बड़े कौन, तो अपन पढ़नो भी ढंगू पड़ी, अपन भी ढंगू ही पढ़नो पड़ी के पेपर भारी बनी। मानसिकता बाई रखो के पेपर भारी बनेला, तो क्या पेपर भारी आयो तो भी थान टेंशन नहीं हुई, क्योंकि तैयार ही भी तरीके हुआ, लेकिन था तैयार यूं हुआ कि पेपर तो सरल आए, बिंग बाद में आयो पेपर भाई साहब कठिन, और बटे पार तो मिट्टू उड़ गया। तो वो चीज नहीं होना चाहिए, हमेशा पेपर जो है अपने कठिनाई स्तर से अधिक का ही मान के चलो कि अधिक ही आना है, तो अपने को समस्या नहीं होगी। पक्की ईंटें यहाँ मिली है, देखो गिलुंड में आग में पकाई हुई प्रचुर उपयोग मिलता है, यहाँ से पक्की ईंटों का प्रचुर उपयोग मिलता है। और क्या ध्यान देना है कि आहड़ में पक्की ईंटों के साक्ष्य नहीं मिले, क्योंकि आहड़ में तो कैसी धूप में पकाई हुई है। अब धूप में पकाई हुई जहां लिखा है ना, इसका मतलब क्या है, कच्ची, देखो कट लिखा है मैं, और धूप में पकी हुई ईंटें, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा था अपने, मृत भांड आ गया ये तो, हाँ ये धूप में सुखाई हुई, धूप में सुखाई हुई है, इसका मतलब क्या है, कच्ची ईंटें हैं, कालीबंगा में भी कच्ची, और यहाँ पे आग में पका दी ईंटों को, यहाँ पे क्या कर दिया, आग में पका दी, कहाँ गई, यह ना गिलुंड के अंदर, हाँ यहाँ पे क्या किया, आग में पका दी, तो क्या हो गया, पक्की हो गई ईंटें, ठीक है। अन्य वस्तुओं में ध्यान रखो, मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां, हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष यहां से मिले, है ना, हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष मिले, और ये ताम्रयुगीन सभ्यता के अंतर्गत आती है। कितनी शानदार जानकारी भाई साहब, कमेंट जरूर आप लोगों के चाहूंगा मैं कि ये जानकारी आप लोगों को इसमें से काफी सारी जो है रोचक भी लगेगी, भले आपने आरबीएससी पढ़ी है तो भी लगेगा कि अरे यार ये तो हमें लग रहा है कि जैसे नहीं है। तो कमेंट जरूर चाहूंगा कि ये वास्तव में आप लोगों के लिए कितनी असरदार है, ताकि मैं ऊर्जा से सराबोर होकर आप लोगों को पढ़ा सकूं। ले स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। फिर देखो भाई साहब बागोर सभ्यता, अब बागोर कट पड़े, बागोर पड़े भीलवाड़ा में। बागोर कहाँ है, बागोर है भीलवाड़ा, ठीक है। अवस्थिति देखिए भीलवाड़ा जिले में, नदी कौन सी है, कोठारी नदी के तट पर है, और यह मध्य पाषाण कालीन सभ्यता है। अच्छा लास्ट क्लास में भी मैं था जब
पाषाण काल बताया भी, मैं बताया भी है कि मध्य का पाषाण कालीन में थान बताया भी है कि बी टाइम बागोर वगैरह ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके अवशेष लगभग 4000 से 5000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। 4 से 5000 ईसा पूर्व के ही अवशेष मानते हैं। और उत्खनन देखिए समय 1967 से 1970 तक का है। निर्देशक कौन है? डॉक्टर वीएन मिश्र के मार्गदर्शन में इसका उत्खनन किया गया है 1967 से 70। ठीक है, प्रमुख साक्ष्य कौन कौन से? लघु पाषाण उपकरण मिले यहाँ से, माइक्रोलिथ। तो यहाँ पे देखो बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण मिले। बागोर लघु पाषाण उपकरणों का प्रमुख केंद्र रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा देना, जहां जहां मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाया है वहां वहां से सवाल बनेंगे भाई साहब। ठीक है, वहां से सवाल बनेंगे, इसलिए ये ध्यान में रखना। ये माइक्रोलिथ से भी सवाल बनेगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो पाषाण उपकरणों की प्रचुरता के कारण क्या पता चलता है कि यहाँ के निवासी जो है वो शिकार करते थे। क्या वो आर्किटेक्ट थे कि शिकारी थे वो? क्योंकि ये क्या है, ये उसी का प्रमाण है कि ये शिकार करते थे। ये ध्यान रखना है। कृषि और पशुपालन, यहां से भारत में कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले, जो इसे ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है। और देखो ताम्र उपकरण मिले, यहां से तांबे के उपकरण मिले, जिनमें छेद वाली सुई सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छेद वाली सही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाए यहां से। अब डायरेक्ट पूछ ले कि छेद वाली सुई कहां से मिली है, भाई साहब सीधे उत्तरायणों से बागोरू मिली है। नो इफ नो बट, पढ़ो यही के यही, क्योंकि यही आप लोगों के वहां पे झंडे गाड़ने के काम आएगा। ठीक है, चलिए चलो भाई स्क्रीनशॉट लो टाब्रो। ओके, देखो शॉर्ट एंड स्वीट कितने समय में पूरी की अपन ने? रिकॉर्ड 32 मिनट्स है ना। 32 मिनट्स में से लगभग मान लो कि 5-7 मिनट तो ज्ञान ही दिया है ना। तो भी ये आप नोट्स बना के देखना, आपको लगेगा 1 से 1.5 घंटा। अरे मुझे भी लगा है स्लाइड बनाने, तो आपको भी लगेगा ही लगेगा, है ना। तो ये इसीलिए ये नोट्स मेकिंग पैटर्न पे और स्लाइड्स पे क्लास चलती है। हम तो भैया सीना ठोक कर कहते हैं कि हाँ हम पढ़ाते हैं पीपीटी से, क्योंकि पीपीटी भी हवा में नहीं बनती है। पीपीटी के लिए हम खुद मेहनत करते हैं, किसी के भरोसे नहीं रहते, है ना। खुद मेहनत करके बनाते हैं पीपीटी, ताकि बच्चों का समय बचाया जा सके और उन्हें स्मार्ट स्टडी के माध्यम से जल्दी सिलेक्शन दिलाया जा सके। इनकी समस्या के नहीं है। समस्या होती तो आज ये इतना बड़ा हुजूम हमारे साथ नहीं खड़ा होता, क्योंकि आज तो ये खुद ही जीजीडी आर्मी जीजीडीएस जो है वो खुद जवाब दे देते हैं। क्या भाई साहब थान ध्यान कोनी के गौरव सर के उद्देश्य है क्या चावे थे, पहला माने समझो, बिंग बाद में थान ध्यान पड़ी के माने उद्देश्य क्या है और वो क्या चाहते हैं। तो बस यही है, आप मुझे समझते हो, मेरे लिए ये सब कुछ है। बाकी किसी को समझाने की, सफाई देने की मुझे आवश्यकता है नहीं। चलिए आज की इस क्लास में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।